हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, that is Mathematica by OP Gupta. So I welcome you all to a brand new session of foundation course in mathematics for class 10th in which we are doing multiple choice questions. तो आज का टॉपिक क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों, आज बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट का लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं। दैट मीन्स पार्ट 1 का लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है देन डोंट वरी, यहाँ पर उस लेक्चर का और बाकी दूसरे टॉपिक जो मैंने कवर अप किए हैं इस फाउंडेशन कोर्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ, उन सभी का जो प्ले लिस्ट होगा ना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्ले लिस्ट पे क्लिक करके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और इस प्यारे से क्वेश्चंस का जवाब देते चलते हैं। तो बताइए जरा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, आप फाइनली चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने पार्ट 1 के लेक्चर में ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। यहां पर बोला हुआ है द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। देखो, इस पॉइंट को अगर मैं पॉइंट ए बोल दूं यानी -6,8 और ओरिजिन का मतलब तो आपको पता ही है यानी O दैट इज 0,0, तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, यहां पर OA निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो, ऐसा बनेगा क्या, 0 माइनस ऑफ -6 यानी 0 + 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझे बच्चों? ठीक है, 0 - 8 का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, 36 है ना। 0 + 6 का मतलब 6 हुआ और 6 का स्क्वायर यानी 36 हो गया। 0 - 8 दैट इज -8, -8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा पूरे का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, यहां पर ये 100 बनेगा, 100 का स्क्वायर रूट यानी 10, और क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए आप यहां पर यूनिट्स भी लगा सकते हो। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी को एक बार आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन से बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ चुका है। यहां पर क्या बोला गया है, AOBC is a rectangle whose 3 vertices are given as this. Square of the length of its diagonal is, यानी यहां पर इसका डायगोनल हमें निकालना है और उसके बाद उसका स्क्वायर निकालना है। बात समझ आ रही है? तो चलिए काम शुरू करते हैं जरा। यहां पर किस तरीके से होगा, तो यहां पर अगर मैं रेक्टेंगल का डायग्राम बना दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, देखो इस तरीके से आपका रेक्टेंगल हो जाएगा AOBC। यहां पर A, यहां पर O, यहां पर B और ये आपका 4th वर्टेक्स यानी C। ये आपको दिया हुआ है 0,3, दिस इज ओरिजिन दैट इज 0,0 और ये है आपका 5,0। समझे? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसका डायगोनल क्या बन रहा है बच्चों, OC या फिर AB। ठीक है, तो मैं AB को पकड़ूंगा यहां पर, तो AB डायगोनल का अगर मुझे लेंथ निकालना है तो यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से करने वाले हैं। तो चलो काम शुरू करो। अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर यानी 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर यानी 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, तो अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ ये 5 स्क्वायर यानी 25 और यहां पर -3 का स्क्वायर यानी 9, तो अंडर रूट ऑफ 25 + 9 यानी अंडर रूट ऑफ 34, दिस मच यूनिट्स। समझे? लेकिन तुम्हें क्या निकालना है बच्चों, तुम्हें AB का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मतलब डायगोनल के लेंथ का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 34 यानी ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टाइसेस
किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स यहां पर आपको गिवन है, आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सुनना ध्यान से, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर जो भी गिवन वर्टाइसिस है ना, इनको पहले मैं नेम कर देता हूं। इसे ए बोल दो, इसे आप बी बोल दो, और ये 0,0 ये तो आपका ओरिजिन हो जाएगा। इस तरीके से इसे ओ बोल दो। यहां पर अगर आप लोग डायग्राम बनाएंगे ना बच्चों, तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। पॉइंट ए यानी 0,4 यानी यहां पर कहीं होगा। 0,4 का मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ बनेगा ये आपका 4 यूनिट बनेगा। समझे बच्चों। अब यहां पर पॉइंट बी यानी 3,0, तो यहां पर कहीं पॉइंट बी यानी ये जो लेंथ होगा ना, ये 3 यूनिट्स का बनेगा। समझे। और यहां पर इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये आपका ट्राइंगल ओ ए बी बन चुका है। यहां पर पेरीमीटर निकालने के लिए ना मुझे तीनों साइड लेंथ चाहिए होंगी। अभी मुझे साइड लेंथ ओ ए पता है और मुझे साइड लेंथ ओ बी पता है। ए बी साइड लेंथ भी निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं जरा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम अपना काम कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। समझे। तो ओ ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर यानी 16, और यहां पर ओ बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, ये बनेगा 25। तो यहां से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, √25 यानी 5। समझे। यानी ये 5 आ गया। तो बस यहां पर आपको पेरीमीटर निकालना था ना ट्राइंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विल बी क्या होगा बताइए, तीनों साइड लेंथ को ऐड कर दो। दैट मीन्स ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी। समझे। तो चलो जी काम शुरू करते हैं। 4 + 3 + 5 कितना आ जाएगा बच्चों, 12 यूनिट्स। बात क्लियर है सबको। ऑप्शन बी एक बार चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है सभी को। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। यहां पर क्या बोला हुआ है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है एंड दीज पॉइंट्स आर द वर्टाइसिस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल एटसेट्रा। चलो देखते हैं जरा कैसे होगा। तो सबसे पहले यहां पर गिवन पॉइंट्स को अगर मैं नाम दे दूं, यानी पॉइंट ए दैट इज -4,0, पॉइंट बी दैट इज 4,0 एंड पॉइंट सी दैट इज 0,3। चलो जरा यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहां पर सभी साइड्स का लेंथ निकाल लेते हैं जो भी ट्राइंगल बनेगा। तो साइड लेंथ ए बी निकालोगे तो √of x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 4 - -4। देखो इस तरीके से बनेगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी ये क्या बनेगा बच्चों, 8 का स्क्वायर और पूरे का √ यानी सिर्फ 8 मिल जाएगा। समझे। ए बी मिल चुका है। अब यहां से BC साइड लेंथ भी निकाल लो। सो 0 - 4 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा बच्चों, दिस विल बी 16 + 9 25 का √ यानी ये 5 हो जाएगा। ए बी निकल गया, BC निकल गया। अब यहां पर CA साइड लेंथ भी निकाल लो। तो ये रहा C, ये रहा A। समझे। तो -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा बच्चों, यहां से अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये बनेगा अगेन 16 और ये 9, 16 + 9 25 का √ यानी 5 आ जाएगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहां पर BC = CA यानी दो साइड लेंथ हमें सेम दिख रही हैं। दैट मीन्स ये कैसा ट्राइंगल हुआ बच्चों, ये ऑप्शन बी में जो दिख रहा है वैसा ट्राइंगल हुआ, यानी आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो जाएगा। समझे। यानी ये जो वर्टाइसिस हैं दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल एज गिवन इन द ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों। अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। यहां पर क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप लोगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा। बात समझ आ रही है। मतलब यहां पर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू दिखती है। तो ये इन जनरल वे में अगर हम लिखें तो x, 0 टाइप का होना चाहिए कोई भी पॉइंट विच इज गिवन ऑन द एक्स एक्सिस। समझे। तो यहां पर ऐसा मुझे कहां दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन ए में आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है। ठीक है। अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या है बच्चों, यहां पर हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है एंड द पॉइंट्स आर गिवन टू बी कोलिनियर। तो आपसे x की वैल्यू पूछी गई है।
तो पॉइंट्स अगर कोलिनियर है ना, अगर इन पॉइंट्स को मैं नेम कर दूं पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, तो यहां पर अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालूंगा और क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इस एरिया की वैल्यू पक्का 0 होनी चाहिए। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मतलब 1/2, यहां मॉडुलस लगा लेते हैं x1 y2 माइनस y3, समझे? यहां पर y2 और यहां पर y3 प्लस अब यहां पर x2 लिखो और इसके बाद आपका 5 माइनस x हो जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को? यानी y3 माइनस y1 प्लस अब यहां पर ये 9 लिखो और इसके बाद क्या हो जाएगा x माइनस 2, समझे बच्चों? और ये पूरा 0 के इक्वल होना चाहिए। यहां से 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसका काम तो खत्म हो जाएगा। मॉड के अंदर क्या क्या बचेगा ध्यान से देखना, 2 माइनस 5 यानी -3 इंटू 1 यानी -3 ही रहेगा। यहां पर ये बनेगा 5 5 25 माइनस 5x, यहां पर ये बनेगा 9x माइनस 18, ये मॉडुलस। नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? यहां पर अगर मॉड को हटाएंगे तो आरएचएस में प्लस माइनस 0 बन जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब इसका मीनिंग सिर्फ 0 ही रह जाएगा। तो यहां पर ये क्या बनेगा 9x माइनस 5x यानी 4x हो जाएगा। यहां 25 माइनस 3 यानी 22, 22 माइनस 18, 22 माइनस 18 यानी प्लस का 4। सो दैट मीन्स 4x प्लस 4 इक्वल्स 0, सो दैट गिव्स अस x इक्वल्स -1। अब x की वैल्यू -1 अगर आप ऑप्शन सी में चेक करेंगे तो यही आपको दिख रहा होगा। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ चुका है बच्चों। इसमें क्या करना है पढ़िए जरा। द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल्स आर, ठीक है, किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको गिवन है। देखो इस तरीके से आपका कोई सर्कल हो गया, इसका डायामीटर इस तरीके से इसने दे दिया कि डायामीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, यानी 2,4 अगर इसे मैं a बोलूं और यहां पर b बोल दो, ये -3,1। तो यहां पर बेसिकली ab इज रिप्रेजेंटिंग अ डायमीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि तुम्हें रेडियस निकालना है ना, तो दो तरीके से निकाला जा सकता है। सबसे पहले आप यहां पर इसका डायमीटर का लेंथ निकाल लो, यानी लेंथ ab की वैल्यू निकाल लो। तो चलो जरा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। सो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा -3 -2 यानी -5 का होल स्क्वायर, समझे? फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी फिर से -1 -4 यानी -5 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा अंडर रूट में 25 प्लस 25 यानी अंडर रूट में 50, दैट मीन्स 5√2। तो ये तो आपका डायमीटर आ गया, समझे? तो रेडियस क्या बन जाएगा बच्चों, डायमीटर का हाफ कर दो यानी 5√2 अपॉन में 2, जिसे आप लोग यूनिट में डिक्लेयर कर सकते हैं और इस तरीके से आपका ऑप्शन ए यहां पर आप मार्क कर सकते हो। अब मैंने आपसे कहा था इसका एक तरीका और भी हो सकता है। वो तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोग यहां पर सेंटर निकालो। तो सेंटर कैसे मिलेगा, मिड पॉइंट, समझे? तो किसका मिड पॉइंट बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, समझे? तो मिड पॉइंट का यूज करके यहां पर सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखो। तो क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी 2 प्लस ऑफ -3 अपॉन 2 यानी -1/2 आएगा। फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 4 प्लस -1 अपॉन 2 यानी 3/2 आएगा, समझे बच्चों? यहां पर c मिल गया। अब आप रेडियस निकालने के लिए यहां पर क्या करो, या तो लेंथ AC निकालो या फिर लेंथ CB निकालो। यहां से आपको यही वैल्यू मिलने वाली है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अगर आपका मन करे तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये लेंदी मेथड हो जाएगा। जो मैंने पहला मेथड आपके साथ डिस्कस किया वो छोटा मेथड है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ चुका है बच्चों। अब इसमें क्या है बच्चों, पढ़ते हैं जरा ध्यान से। The ratio in which x-axis divides the line segment joining these two points। देखो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पहले को पॉइंट A बोलो यानी 5,4 और दूसरे को पॉइंट B बोलो यानी 2,-3। यहां पर कोई पॉइंट P है विच इज ऑन एक्स एक्सिस, समझे? तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट को हम x,0 बोल देंगे। तो एक्स एक्सिस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रही है हमको ये बताना है। तो यहां पर रेशो को अगर मैं k/1 ले लूंगा ना बच्चों, तो बेसिकली हम किस तरीके से करते हैं, अगर आपको ध्यान हो, देखो इस तरीके से हो जाता है ना डायग्राम। तो चलिए जरा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम लिखना शुरू करते हैं। तो ये बनेगा 2k + 5 अपॉन k + 1। ठीक है बच्चों, फिर क्या बनेगा -3k
+4 अपॉन k +1। ये तो हमने निकाला है ना, लेकिन पॉइंट P बेसिकली एक्स एक्सिस पे होने के कारण इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू देखो इस फॉर्म में होनी चाहिए। यहां पर मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो यहां पर अगर आप लोग एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो बेसिकली मैं तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूंगा, क्योंकि मुझे रेशो निकालना है और रेशो को मैंने k/1 ऐसे एज्यूम किया हुआ है। तो यहां पर -3k + 4 अपॉन k +1, नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आपको मिलेगी 4/3। सो दैट मींस जो रेशो आपको निकालना है ना, यानी रिक्वायर्ड रेशो, वो क्या बनेगा बच्चों? तो k/1 दैट मींस k/1 का मतलब क्या हुआ? k/1 का मतलब 4/3/1, जिसे आप लोग 4/3 भी कह सकते हो। 4/3 का मतलब ये हुआ ऑप्शन डी। एक बार आप चेक करिए, ऑप्शन डी में आपको सेम तरीके से लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 29 आपके सामने। यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों? द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining these two points in the ratio 1/2 internally lies in the। चलो सबसे पहले तो हम यहां पर पॉइंट का पता करते हैं, तब पता चलेगा कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। यहां पर अगर गिवन पॉइंट को A मान लिया जाए, पहले पॉइंट को, और दूसरे पॉइंट को अगर आप B मान लें, दैट इज 3,4। तो यहां पर कोई पॉइंट P है जो कि यहां पर 1/2 में डिवीजन कर रहा है लाइन सेगमेंट AB का। तो यहां पर पॉइंट P हम कैसे निकालेंगे? 1 × 3 + 2 × 7 अपॉन 1 + 2, समझे? फिर 1 × 4 + 2 × -6 अपॉन 1 + 2। तो ये क्या बनेगा बच्चों? यहां से ये आ जाएगा 7 × 2 = 14, और ये प्लस में 3 तो पहले से ही है, अपॉन में 3, यानी क्या हो जाएगा बच्चों? ये 17 अपॉन में 3। ये क्या बनेगा? 4 - 12 दैट इज -8/3। तो यहां से बेसिकली क्वाड्रेंट कौन सा बन जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो, एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? तो यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ आई? तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ऑप्शन डी। एक बार आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को? अब आगे बढ़े बच्चों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला हुआ है, पढ़ते हैं जरा। तो यहां पर बोला हुआ है द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इज गिवन बाय। यानी यहां पर बेसिकली क्या है, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है जिसमें अगर मैं पहले पॉइंट को पॉइंट ए बोल दूं और दूसरे पॉइंट को पॉइंट बी बोल दूं, यहां पर ये रहा आपका दूसरा पॉइंट। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो भी होगा ना, तो यहां पर अगर ये पॉइंट अगर मैं देख रहा हूं जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और लाइन सेगमेंट AB पर भी लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालने के लिए बोला गया है तो मैं यहां पर डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। समझे कि नहीं? बाइसेक्टर बन रहा है ना ये पॉइंट P AB लाइन सेगमेंट के लिए। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो यहां पर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं तो x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? दिस विल बी 0,0। समझे? इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन ए को आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों? द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, जिसके कुछ वर्टेक्स यहां पर आपको दिख रहे होंगे। तो ये रहा जी आपका पैरेललोग्राम। डायग्राम बना लो, थोड़ा समझने में आसानी रहती है। यहां पर ये आपका वर्टेक्स है -2,3, ये आपका दूसरा वर्टेक्स है 6,7, ये आपका तीसरा वर्टेक्स है 8,3, और ये आपका चौथा वर्टेक्स है D, जिसको अगर मैं x, y ले लूं तो यही आपको निकालना है। देखो हम कैसे करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर AC डायगोनल का मिड पॉइंट निकालो और BD डायगोनल का मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स में कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? स्क्रीन पे पढ़ लो, आपके लिए मैंने डाल दिया है। ठीक है बच्चों? तो चलिए, अगर मैं AC से मिड पॉइंट निकालूंगा ना, AC से मिड पॉइंट निकालूंगा तो यहां से ये क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा आपका 8 + -2 यानी 6/2, और यहां पर 3 + 3 दैट इज 6/2। यानी क्या बनने वाला है बच्चों? ये बनने वाला है 3,3।
लेकिन अगर मैंने BD डायगोनल से मिड पॉइंट निकाला होता तो वो क्या आता बच्चों, दैट कुड हैव बीन 6 + x/2 और यहां से क्या आएगा 7 + y/2। समझे कि नहीं। अब ये दोनों बेसिकली डायगोनल्स के मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को मैं कंपेयर करूंगा और दोनों के y कोऑर्डिनेट को भी कंपेयर करूंगा। समझे कि नहीं। तो चलो काम शुरू करते हैं। तो यहां से जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे x की वैल्यू 0 आएगी, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी 3 × 2 = 6 - 7 यानी -1। तो बेसिकली यहां पर पॉइंट D क्या बन जाएगा 0, -1। 0, -1 का मतलब ऑप्शन बी, एक बार आप चेक करिए, ऑप्शन बी में आपको बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा होगा। बात समझ आ गई सभी को। ठीक है, अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। यहां पर क्या बोला हुआ है, इफ द पॉइंट P, ये रहा पॉइंट P, तो इफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। देखो अगर यहां पर डायग्राम बना के आपको मैं समझाऊं तो यहां पर ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 2, यहां पर ये पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है 8, 4। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट P अगर डिवाइड करेगा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है 6, 3। तो यहां पर गिवन ऑप्शंस को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि बेसिकली यहां पर ये हमसे पूछना क्या चाहता है, यहां पर ये पूछना चाहता है कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन व्हाट रेशो। समझे। तो यहां पर अगर रेशो को मैं k/1 मान लूं और सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम लिखना स्टार्ट करें तो ये बनेगा 8k + 4 अपॉन k + 1। ठीक है, फिर बनेगा आपका 4k + 2 अपॉन k + 1। लेकिन ये पॉइंट P बेसिकली हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी 6, 3 यहां पर आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से या तो x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लो या फिर y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लो, जो मन करे उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूंगा तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे दोनों ही तरफ y कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे होंगे, मैंने इक्वेट कर दिया है। इसको सॉल्व करते हैं जरा, 4k + 2, नाउ दैट विल बी इक्वल टू 3k + 3। समझे, जरा साइड चेंज करके देखो तो k की वैल्यू 1 आएगी। दैट मींस P डिवाइड्स AB इन व्हाट रेशो, इन k/1 यानी 1/1। इसका फर्दर मतलब यह हुआ कि P इज अ मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है बच्चों, ये P इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। बात समझ आई। तो इसका मतलब यह हुआ, डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखें तो AP विल बी इक्वल टू PB। समझे, अब AP विल बी इक्वल टू PB का मतलब यह हुआ, ऑप्शन बी को आप चेक करिए, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। समझे, अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने आ चुका है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं जरा। What type of triangle do the points form? यहां पर अगेन हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। चलो काम शुरू करते हैं। पहले पॉइंट को पॉइंट A बोल दो, दूसरे को पॉइंट B बोल दो और तीसरे को पॉइंट C मैंने बोल दिया। चलते हैं जरा इनका लेंथ निकालना शुरू करते हैं, यानी साइड लेंथ। तो यहां पर AB साइड लेंथ निकालोगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी -2 - 3 का होल स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर। समझे, y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी फिर से -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंडर रूट में 25 + 25 यानी 50 हो जाएगा, यानी इसे हम 5√2 लिख सकते हैं। अब यहां पर साइड लेंथ BC को भी निकाल लो, तो ये क्या बनेगा बेटा, x2 - x1 होल स्क्वायर यानी ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर 3 -3 यानी 6 का स्क्वायर यानी ये बन जाएगा आपका 36 बेसिकली। तो 36 ये बनेगा और 16 ये बनेगा, यानी अंडर रूट में 52 आ जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, दैट मीन्स 2√13। क्लियर है सबको। अब BC निकल गया तो CA कैसे निकलेगा बच्चों, 3 - 2 यानी 1 का होल स्क्वायर, 2 - 3 दैट इज -1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, तो दैट विल गिव अस √2। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है ना। तो यहां पर ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल बनेगा, फिलहाल तो मुझे ये ना तो आइसोस्केलस लग रहा है ना ही इक्विलेटरल। जरा राइट ट्राइंगल की कंडीशन को चेक कर लेते हैं, देखते हैं ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पर मैं तीनों साइड लेंथ का स्क्वायर कर लेता हूं जरा। AB स्क्वायर करोगे तो ये तो 50 आएगा, ठीक है ना। यहां से BC स्क्वायर करोगे ये 52 आएगा, और यहां से CA स्क्वायर करोगे तो ये 2 आएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ये पक्का BC का स्क्वायर मिल रहा है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC कैसा ट्राइंगल है, दिस इज अ राइट ट्राइंगल।
बात समझ आ रही है? यानी ऑप्शन ए को आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं जरा ध्यान से। यहां पर बोला हुआ है द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। चलिए काम शुरू करते हैं बेटा। यहां पर पी क्यू का डिस्टेंस अगर आप निकालोगे ना, तो आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, दैट इज 64। समझे कि नहीं, करके दिखाऊं क्या? चलो मैं लिख देता हूं यहां पर। सो दैट विल बी 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 3 यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये लेंथ किसके इक्वल है, तो ये 10 यूनिट्स के इक्वल है। समझे बच्चों, यहां पर स्क्वायरिंग कर देंगे और फिलहाल इसको सिंप्लीफाई भी कर दो। 10 माइनस 2 यानी 8 का स्क्वायर यानी 64। यहां पर ये होल स्क्वायर खोलते हैं जरा, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, नाउ दैट इज इक्वल टू 100। समझे बच्चों, तो ये बना y स्क्वायर प्लस 6y, तो ये क्या बनने वाला है, 64 माइनस 100 करोगे तो ये बनेगा आपका माइनस 36। और यहां पर 9 पहले से ही है, 9 माइनस 36 यानी माइनस का 27 आ जाएगा। यहां पर फैक्टर बना लो, तो ये बनेगा आपका y माइनस 3 और यहां पर y प्लस 9। एक बार फैक्टर चेक कर लो बच्चों। सो दैट मीन्स y की वैल्यू 3 या माइनस 9 आने वाली है। तो 3 एंड माइनस 9 का मतलब ऑप्शन बी एक बार आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। समझे, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या बोला हुआ है, पढ़ते हैं जरा ध्यान से। यहां पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसके वर्टेक्स ऐसे गिवन है, हमें इस ट्राइंगल का एरिया पता करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं, यानी 1/2। यहां पर क्या आएगा बच्चों, x1, फिर क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा बच्चों, y2 माइनस y3 यानी 6 माइनस ऑफ माइनस 5, यानी देखो ऐसे बन जाएगा। फिर यहां पर हम x2 लिखेंगे तो प्लस ऑफ माइनस 4 लिखेंगे, यानी माइनस 4 ही रहने दो। फिर क्या आएगा आपका माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा यहां पर। फिर इसके बाद क्या आएगा बच्चों, प्लस ऑफ माइनस 3 यानी माइनस 3 आएगा, फिर माइनस 1 माइनस 6 ऐसे हो जाएगा। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 1/2, यहां पर 6 प्लस 5 11 इंटू 1 यानी 11 ही रहेगा। 1 माइनस 5 यानी माइनस 4 इंटू माइनस 4 यानी प्लस का 16 हो जाएगा। यहां पर ये माइनस 7 बनेगा, माइनस 7 इंटू माइनस 3 यानी प्लस का 21। समझे बच्चों, चलो इसको कैलकुलेट कर लो। अब यहां पर क्या बनेगा, 21 और ये 11 मतलब क्या हुआ, ये बनेगा 32। 32 प्लस 16 यानी 48 का मॉडुलस यानी 48 ही रह जाएगा। 48/2 यानी 24 स्क्वायर यूनिट्स। बात समझ आ रही है, 24 स्क्वायर यूनिट्स यानी ऑप्शन सी को एक बार आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 की तरफ। तो यहां पर पूछा हुआ है इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 2, -5 लाई। यहां पर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ऑप्शन डी को आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी में यही लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। तो यहां पर हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो इसमें क्या बोला हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए बी आपको दिख रहे हैं, तो यहां पर डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो 0 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब ऐसा मुझे ऑप्शन ए में दिख रहा है, आप यहां चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए सही हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 38 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा आपके सामने। इसमें क्या है बच्चों, 2 ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर गिवन, ए एंड बी, और इसका सेंट्रोइड भी आपको दे रखा है। तो आपको ट्राइंगल का तीसरा वर्टेक्स निकालना है। देखो बेटा, इस तरीके से अगर आपका ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स आपको ऐसे दिया हुआ है, दूसरा वर्टेक्स ये रहा, ठीक है ना, और तीसरा वर्टेक्स आपको नहीं पता, इसे x, y मान लो, और यहां पर इसका सेंट्रोइड भी दे रखा है। देखो सेंट्रोइड अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। समझे, सेंट्रोइड का फॉर्मूला स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। चलो काम शुरू करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, x
प्लस ऑफ -1 यानी -1 हो जाएगा, प्लस 5 अपॉन में 3। ये हम सेंट्रोइड निकाल रहे हैं, समझे। y1 प्लस y2 प्लस y3 यानी y प्लस 4 प्लस 2 अपॉन में 3। अब इसके बाद ये सेंट्रोइड क्या दिया हुआ है हमको, 0, -3। यहां से हम x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे। चलो काम शुरू करते हैं। तो ये बनेगा आपका x प्लस 4 अपॉन 3, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। ये बनेगा y प्लस 6 अपॉन 3, नाउ दैट इज इक्वल टू -3। यहां से सॉल्व करोगे x की वैल्यू -4 आएगी, यहां से सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -9 -6 यानी माइनस का 15। एक बार चेक करिए मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो पॉइंट सी क्या बन जाएगा बच्चों, -4, -15 यानी ऑप्शन सी। एक बार आप चेक करिए क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या है बच्चों, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस इज। देखो यहां पर अगर आप डायग्राम बना के चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। यहां पर एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है लेकिन इसके नीचे है, बिलो एक्स एक्सिस बोला हुआ है ना। तो यहां पर देखो इस तरीके से आपका लाइन आएगा जो कि एक्स एक्सिस के नीचे होगा, समझे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। लेकिन कितना नीचे होगा बच्चों, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस। दैट मींस ये जो डिस्टेंस है ना ये 5 यूनिट्स है, समझे बच्चों। तो इस पूरे लाइन के ऊपर अगर आप y कोऑर्डिनेट देखेंगे ना तो हमेशा -5 होने वाला है। तो बस यही इसका इक्वेशन बन जाएगा, y इक्वल टू -5 यानी ऑप्शन सी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 40 आपके सामने आ चुका है बच्चों। इसमें क्या करना है, चलिए पढ़ते हैं जरा। 3 विलेजेस A, B and C are situated in such a way that they form a scalene triangle on flat land. See the figure given below. अच्छी बात है। A well needs to be constructed on the same flat land in such a way that it is equidistant from the 3 villages. तीनों ही विलेजेस से इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट एक वेल हमें कंस्ट्रक्ट करना है, समझे बच्चों। तो यहां पर क्या बोला गया है, द वेल शुड बी बिल्ट एट, यानी जो कुआं हमें बनाना है उसे हमें कौन से लोकेशन पे बनाना पड़ेगा इन तीनों विलेजेस से, अगर वो कुआं इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो पढ़ते हैं जरा क्या बोला हुआ है। द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, बिल्कुल नहीं। द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, वेल इस केस में वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी से जो कुएं की पोजीशन है वो सेंट्रोइड पे अगर हम रख देंगे तो वो कुआं तीनों ही वर्टेक्स यानी तीनों ही विलेजेस से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी को पढ़ेंगे तो यहां पर अगर कुएं को मैं सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी की पोजीशन पे बना दूं तो सर्कम सेंटर की जो पोजीशन होगी ना यानी सर्कम सेंटर का जो पॉइंट होगा वो तीनों वर्टेक्स से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होगा। कहने का मतलब यहां पर ऑप्शन सी को हम मार्क कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। सो दैट कंप्लीट्स द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहां पर जो हमने दोनों लेक्चर लिया यानी पार्ट 1 का लेक्चर एंड पार्ट 2 का लेक्चर, दोनों लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन सही से समझ में आ गए होंगे। मीनवाइल इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। अब चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।